हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, मैं नैन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का वीडियो बना रहा था, मैं उन्हीं सभी वीडियो को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं दोस्तों। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है। फिर उससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। फिर उससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। फिर उससे हम लोग पहले पढ़ चुके थे परमाणु, अणु और आयन क्या है। ठीक है दोस्तों, परमाणु और अणु के बारे में समझ चुके थे। फिर हम पढ़ चुके थे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और पदार्थ में कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जैसे कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटेंगे, रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटेंगे। इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण के गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है। फिर उसके बाद आगे हम लोगों को पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण से हमें रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या क्या है, रासायनिक समीकरण से फायदे क्या क्या है। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो चलिए समय को बिना गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि फिर से वही बात, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, वर्ग 10 के लिए रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण की ये वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें ये वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 5 में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो नंबर 5 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यह सवाल ये है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो हमारे पास सवाल का जवाब ये होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि रासायनिक समीकरण का जो संतुलन है वह द्रव्यमान के अनस्वरता के नियम पर आधारित होता है। अब ये क्या होता है द्रव्यमान के अनस्वरता का नियम? तो जिस प्रकार हम पढ़े हुए होते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, ठीक उसी प्रकार द्रव्यमान के संरक्षण का भी सिद्धांत होता है, जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तु का जो द्रव्यमान है वह नष्ट नहीं होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर वही चीज लिखा गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि रासायनिक जो समीकरण है इसका संतुलन द्रव्यमान के अनस्वरता के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसके अनुसार सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। सीधा सा बात समझ लीजिए, द्रव्यमान के अनस्वरता के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कारण क्या है? कारण यह है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान के अनस्वरता के नियम पर आधारित होता है। इसके अनुसार सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। तो ये हम इसको जानकारी के रूप में रखेंगे और समझना बहुत ही ज्यादा उचित है, इसलिए आप इसको जानकारी में रखिए। ठीक है, तो आपसे ये सवाल पूछा है, आपको लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा है, जो कि क्लास 10th का बुक है। और अगर भारतीय भवन प्रकाशन से आप पढ़ रहे हैं तो भारतीय भवन प्रकाशन में ही वहां पर सवाल दिया गया है, जिसमें बोला जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो आपका जवाब ये होगा क्योंकि रासायनिक समीकरण को इसलिए संतुलित करते हैं क्योंकि रासायनिक समीकरण के संतुलन में हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान के अनस्वरता के सिद्धांत पर आधारित होता है। रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान के अनस्वरता के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थ के द्रव्यमान का नाश होगा और न ही उसका निर्माण होगा। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास के रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं।
ये क्या बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। तो रासायनिक समीकरण से हमें कौन कौन सी सूचना प्राप्त होती है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो उन सूचनाओं से पहले आपको जानना यह जरूरी है कि रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो हम पढ़े हुए थे कि जब दो या दो से, या फिर हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार की अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हम सिंपल सा कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके विपरीत गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, विपरीत नहीं बोलेंगे, सॉरी, विपरीत नहीं, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों में निरूपण करने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो आते हैं यहां पर, हमारे पास यह है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। अगर हम सूचनाओं की बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना में हमारे पास है, देखिए यहां पर हम एक इक्वेशन लिखे हुए हैं, जहां पर रासायनिक समीकरण लिखे हैं, जहां पर हम हाइड्रोजन लिए हुए हैं और हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाए हुए हैं, और इसके तहत हमें जल की प्राप्ति हुई है। किसकी प्राप्ति हुई है? जल की प्राप्ति हुई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें जल की प्राप्ति होती है। दोस्तों याद यहां पर यह भी रखना है आपको कि तीर चिन्ह के बाएं तरफ जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तीर चिन्ह के बाएं तरफ जो भी पदार्थ हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और दाहिने तरफ जो भी पदार्थ हैं उन्हें हम प्रतिफल कहते हैं। दोस्तों ये यहां तक क्लियर है। अब ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H, ऑक्सीजन का क्या होता है? O। तो इसको संकेत में लिख दिए। और जल का फॉर्मूला क्या होता है? जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2। तो रासायनिक अभिक्रिया को, ये है रासायनिक अभिक्रिया ऊपर वाला, ये जो है हमारे पास ये है रासायनिक अभिक्रिया, ये है रासायनिक अभिक्रिया। और इस रासायनिक अभिक्रिया को मेरे भाई जब हम इसे संकेतों और सूत्रों के रूप में लिखते हैं, यह है संकेत और यह सूत्र के रूप में लिखते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक समीकरण। तो आपको यहां पर जानना जरूरी था रासायनिक समीकरण से हमें कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो देखिए यहां पर पहला नंबर सूचना यह है कि यह अभिकारकों के संकेतों और सूत्रों की जानकारी देता है। जी बिल्कुल सही बात है। अभिकारक है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके संकेत की यहाँ पर हमें जानकारी दे रहा है कि H2 मतलब हाइड्रोजन होता है, O2 मतलब ऑक्सीजन होता है। तो ये हमें अभिकारकों के संकेतों और सूत्रों की जानकारी देता है। दैट इज राइट, ये राइट है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट में यह प्रतिफलों के संकेतों और सूत्रों की जानकारी देता है। तो जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास प्रतिफल क्या है? H2 हमारे पास प्रतिफल है, जल प्रतिफल है ना भाई। तो जल को हम फॉर्मूले के रूप में लिखे हैं तो H2O लिख रहे हैं ना जी। तो यहाँ पर जल को H2O के रूप में लिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जल का सूत्र की जानकारी दे रहा है। कौन दे रहा है भाई? रासायनिक समीकरण दे रहा है। कौन दे रहा है? रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं और अणुओं की जानकारी देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो इस रासायनिक अभिक्रिया में आपको नहीं पता कि कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं, कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं और कितने अणु जल का निर्माण हुआ है, आपको नहीं पता। लेकिन अगर इसे आप रासायनिक समीकरण के रूप में लिख देते हैं तो आपको यहीं से जानकारी हो जाता है दोस्तों कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, 2 में 2 से गुणा कर देंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 4। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, और जल जब बना है तो उसमें भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन के 2 एकम 2, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। अगर हम अणु की बात करते हैं दोस्तों, तो अणु कहाँ होते हैं? तो ये होता है अणु। 2 अणु हाइड्रोजन है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 अणु ऑक्सीजन है, और जो जल बना है वह जल भी कितना अणु बना है? 2 अणु बना है। ये है अणु, ये भी है अणु, ये भी है अणु। बट ये नीचे वाले को देखकर ना बोल दीजिएगा कि अणु है, ये नीचे वाला हमारा, हम परमाणु की चर्चा करते हैं तब आता है।
और इस 2 में 2 से गुणा करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 4 परमाणु हाइड्रोजन के। यहाँ पर 1 में 2 से गुणा कर देंगे, टोटल हो जाएंगे 2 परमाणु ऑक्सीजन के। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 परमाणु हो जाएंगे हाइड्रोजन के। और यहाँ पर 1 है मेरे भाई, तो जैसे ही हम इस 1 में इस 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन के हो जाएंगे 2 परमाणु। तो दोनों तरफ अगर हम देखें तो दोनों तरफ से हमें यही जानकारी मिल रही है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणु एवं अणुओं की जानकारी देता है। अब जिस प्रकार भाग लेने वाले पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसी प्रकार अभिक्रिया के पश्चात हमें प्राप्त हुआ पदार्थ क्या है? जल है। तो नेक्स्ट पॉइंट में यह है कि यह अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाले पदार्थों के परमाणुओं और अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। देख लो, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात यह जो भी हमारे पास समीकरण है, उस समीकरण से हमें पश्चात प्राप्त होने वाले पदार्थ, तो प्राप्त होने वाला पदार्थ हमारे पास जल है, जल के परमाणुओं और अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु की अपेक्षित संख्या का अनुपात देता है। कि जैसे कि अगर हम देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, तो ये रहा H और ये रहा O, और दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन है 4 और ऑक्सीजन है आपके पास 2, काटपीट हो गया तो कितने हो गए? 2:1 हो गए। तो ये आपके अपेक्षित अनुपात की जानकारी देता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े दोस्तों, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों को बताता है। दोस्तों इसको भी जानकारी में रख लीजिए, ये जो हमारे पास अणु है ना, यही हमारा मोल होता है, यही हमारा मोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 1 मोल है। यहाँ पर जल के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। ये जानकारी रखिएगा, यानी कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात को बताती है। सही है, आगे बढ़ जाए हम लोग दोस्तों। तो अगला है कि यह अभिक्रिया और प्रतिफलों के द्रव्यमानों के अनुपात को बताती है। तो अभिक्रिया, अभिकारक और प्रतिफलों के, तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखें अभिकारक और प्रतिफल, तो देखो अगर द्रव्यमान का अनुपात देखें तो दोस्तों ये हम तिरछिन बना रहे हैं, इधर हम अभिकारक लिख रहे हैं, इधर हम प्रतिफल लिख रहे हैं। अगर हम हाइड्रोजन देखें और ऑक्सीजन देखें दोस्तों, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान दोस्तों 1 होता है और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 2 दूना का 4, तो हम 1 गुने 4 कर लिए हाइड्रोजन का अनुपात। और ऑक्सीजन देखे भाई, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुना 16। और इधर अगर हम H2O बना हुआ है दोस्तों, H2O बना हुआ है, तो देख लीजिए अगर यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी हम अगर H और O का अनुपात देखें दोस्तों, तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखो भाई कितने, 2 2 जा 4 है, 4 है तो 1 × 4 करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ही होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों ऑक्सीजन कितना है? 2 1 जा 2, तो 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान दोस्तों 16 होता है, तो 2 का 2 गुना 16 होगा। अगर हम दोस्तों इसको 4 और इसको 32 लिख दें, और इसको हम 4 और इसको भी 32 लिख दें, तो क्या यह अनुपात, अगर इनको काट दें तो 1:8, इसको भी काट दें तो 1:8, क्या आपको यहाँ पर ये जानकारी नहीं हो रही है कि कितने कितने अनुपात में द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन का है और कितना ऑक्सीजन का द्रव्यमान है? ये अनुपात की जानकारी देता है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, और अगर आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि रासायनिक समीकरण के से लाभ क्या क्या है हमारे पास। तो रासायनिक समीकरण से हम लाभ को डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा हम कैमरे को घुमाएंगे इस तरफ, आप थोड़ा सा नीचे वाला, ये पीछे वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। और ये हम नीचे वाला पॉइंट है हमारे पास कि रासायनिक, ये है नीचे वाला पॉइंट जो हम इसको छोड़ दिए थे दोस्तों, मतलब बता दिए हैं, बस ये इसको आप देख नहीं पाए हैं। चलिए अब उधर देखते हैं रासायनिक समीकरण से लाभ। तो चलिए दोस्तों रासायनिक समीकरण से लाभ को डिस्कस कर रहे हैं, दोस्तों। तो देखते हैं कि रासायनिक समीकरण से हमारे पास क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, तो उन लाभ में पहला नंबर हमारे पास प्रॉफिट ये है दोस्तों कि रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपण करना
बहुत ही आसान होता है, जिसके कारण हमें पेन, पेपर और स्याही तीनों की बचत होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में निरूपण आसान होती है। वह आसान इसलिए होती है क्योंकि इससे समय और कागज और स्याही की बचत होती है। उम्मीद करते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए द्रव्यमानों की गणना की जा सकती है। हमारे पास ये इसका जवाब ये है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से हम प्रतिफल के निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए द्रव्यमानों की सही सही गणना कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 10 ग्राम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से हमें 10 ग्राम जल बनाना है, तो हम एक निश्चित मात्रा को लेकर रासायनिक समीकरण की सहायता से बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लाभ ये बताता है दोस्तों कि रासायनिक समीकरण का प्रयोग पूरे विश्व में एक तरीके से किया जाता है, जिससे हमें यह फायदा है कि अगर किसी भी देश के वैज्ञानिक ने कोई भी फॉर्मूला सिद्ध किया है या अगर आपने किसी भी फॉर्मूले को बनाया है, तो विश्व के किसी भी देश के वैज्ञानिक के द्वारा उसे सरलता पूर्वक पढ़ा जा सकता है और उसे समझा जा सकता है। तो ठीक उसी बात को हम लिखे हुए हैं कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों के प्रयोग होने के कारण विश्व के किसी भी देश के वैज्ञानिक को उसे समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो ये जो है ये इसके फायदे हैं, ये इसके लाभ हैं। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं और रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाना। तो रासायनिक समीकरण की अगर हम सीमाओं की बात करें कि लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन और कैसे हम उसको उपयोगी बनाएंगे, तो उनको हम एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ने से हमें समझ में आएगा और वो सारे पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। तो देखिए समझते हैं हम लोग कैसे होता है। तो देखिए यहां पर क्या है, हम रासायनिक समीकरण लिखे हुए हैं जिसमें है कार्बन और ऑक्सीजन, इनके जुड़ने से बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहां पर हम लिखे हैं C और फिर प्लस में O2 और फिर से बना है CO2। और यहाँ पर हम S लिखे हैं ब्रैकेट में और यहाँ पर G लिखे हैं और यहाँ पर भी G लिखे हैं। हम समझते हैं कि ये क्या है, इसका क्या मतलब निकलता है, हर एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों कि अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये बताता है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता दोस्तों। लिमिटेशन इसकी यही है, रासायनिक समीकरण की लिमिटेशन ये है कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता। और अगर आप भौतिक अवस्था को नहीं जानते हैं तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखें, और वहां पर मैं बता दिया हूं, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया हूं कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस में बांटते हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो कह रहा है कि अभिकारक और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता है, अर्थात यह पदार्थ ठोस है कि द्रव है कि गैस है, यह जानकारी नहीं देता। और हमें उपयोगी बनाने के लिए क्या करना होगा भाई? तो उपयोगी बनाने के लिए हमें भौतिक अवस्था को बताने के लिए अगर ठोस पदार्थ है तो उसके साइड में हम कोष्ठ में ब्रैकेट में हम S लगाते हैं, अगर द्रव है तो ब्रैकेट में L लगाते हैं, अगर गैस है तो ब्रैकेट में G लगाते हैं, और अगर जलीय विलयन है तो ब्रैकेट में AQ लगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण दोस्तों सीमाएं में देखें, यह अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी होने की जानकारी नहीं देता। हम पहले एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, यह अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी होने की जानकारी नहीं देता है। तो हम यहाँ पर पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ऊष्माक्षेपी के लिए। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके बनने के पश्चात, जिनमें नए पदार्थ के निर्माण होने के पश्चात ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। जैसे हम बाजार से चूना खरीद के लाते हैं और जैसे उसे जल में डालते हैं तो जल में डालने के पश्चात वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है।
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब यह है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा की उत्पत्ति हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिस रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए ऊष्मा देने की जरूरत होती है, ऊष्मा की जरूरत होती है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा लेगा और ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा छोड़ेगा। तो यहां पर देखिए कि अगर कोई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम प्रतिकारक को वैसे ही लिखेंगे, और प्रतिफल में हमें ऊष्मा मिला हुआ है तो हम प्रतिफल के साथ हम एनर्जी लिख देंगे। ऊष्मा लिखो तो ऊष्मा, और नहीं तो ई लिख दो तो ई मतलब एनर्जी। तो यहाँ पर CaO हमारे पास चूना है, बाजार से लाए हैं और जल में घोले हुए हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, और यहाँ पर साथ साथ में एनर्जी रिलीज हुआ है, तो उसको हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊष्मा शोषी है तो उसमें शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा देना होता है अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए। तो यहाँ पर प्रतिकारक है, इस प्रतिकारक को जब हम ऊष्मा दिए तो हमारा प्रतिफल बन गया, यानी कि प्रतिकारक प्लस ई लिख देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रतिफल बन जाएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यह अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति होने की जानकारी नहीं देता। रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है वह हमें यह जानकारी नहीं देता है कि गैस की उत्पत्ति हुई है कि नहीं, लेकिन हमें उपयोगी बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें उपयोगी बनाने के लिए रासायनिक समीकरण में जहां पर भी गैस की उत्पत्ति हुई है वहां पर तीर चिन्ह को ऊपर की तरफ डिनोट करना है, लगा देना उसके बगल में। जैसे कि दोस्तों गैस की उत्पत्ति होने पर तीर चिन्ह का प्रयोग ऊपर की तरफ लिखते हैं। यहां पर देख लो जिंक है और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, बैटरी का अम्ल होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसी को हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं। इसके साथ जैसे हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और साथ साथ में H2 गैस प्राप्त होता है। इस गैस की जानकारी हम तीर चिन्ह के माध्यम से ऊपर की तरफ दिखाने से हमें प्राप्त होगा कि हाँ हमें गैस की प्राप्ति हो रही है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट यह है कि यह अभिक्रिया किन परिस्थितियों में हो रहा है इसकी जानकारी नहीं देता है। यह नहीं बताता है कि अभिक्रिया तापमान देने पर हो रहा है, या दाब के कारण उत्पन्न हो रहा है, या सांद्रता के कारण उत्पन्न हो रहा है, या उत्प्रेरक के कारण उत्पन्न हो रहा है। ताप क्या होता है, दाब क्या होता है, सांद्रता क्या होती है, उत्प्रेरक क्या होता है, इसके बारे में हम एक छोटा सा वीडियो बना के उसको हम डिटेल में बता देंगे, ठीक है। लेकिन आप समझ लीजिए कि ताप हम कह सकते हैं कि ताप जो होता है वह ऊष्मा का एक रूप होता है। ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है, और ताप जो होता है किसी भी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने का एहसास कराता है। अगर हम देखें दोस्तों कि दाब क्या होता है, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। सांद्रता क्या होती है दोस्तों, तो किसी विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को हम सांद्रता कहते हैं। अब जितनी मात्रा घुली हो, जैसे 100 ग्राम पानी लिए 1 किलो चीनी घोल दिए, 100 ग्राम पानी लिए 2 ग्राम चीनी घोल दिए, तो भाई जहां पर हम 1 किलो चीनी घोले हैं उसकी सांद्रता ज्यादा है, और जहां पर 2 ग्राम चीनी घोले हैं उसकी सांद्रता कम है। ये जानकारी रखेंगे। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े, उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक को आप समझ लीजिए ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन उसके चले जाने ही मात्र से अभिक्रिया तेज गति से संपन्न होती है। जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे आपको कह दिया जाए कि बाबू ये एक काम कर लीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, होते रहेगा छोड़िए। लेकिन अगर वही जो व्यक्ति बोला है, जो गर्जीवन के रूप में बोला है, वही अगर आकर खड़ा हो जाए, भले ही वो नहीं लिख रहा है, लेकिन उसके आने से ही आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी, क्योंकि जल्दी कंप्लीट करना है। तो ये चीज जो होता है कि वहां पर वो उत्प्रेरक होता है। क्या होता है, उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन अगर वो आ गया तो उसके आगे आ जाने से अभिक्रिया तेजी से संपन्न होगी या धीमे से संपन्न होगी, ये होता है उत्प्रेरक। तो चलिए समझते हैं। तो यह अगर अभिक्रिया ताप दाब सांद्रता की उपस्थिति में हो रहा है, तो हम प्रतिकारक और प्रतिफल के बीच जो तीर चिन्ह होता है उसके ऊपर दोस्तों ताप दाब या सांद्रता या उसके नीचे उत्प्रेरक लिखकर हम यह सूचित करते हैं कि अभिक्रिया किन परिस्थिति में हो रही है।
अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाए दोस्तों, तो यह अभिक्रिया के दौरान, अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो रासायनिक समीकरण होता है वह अवक्षेप की जानकारी नहीं देता कि अवक्षेप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो उस अवक्षेप की जानकारी के लिए दोस्तों हमारे पास ये पॉइंट निकल के आता है कि हम क्या कर सकते हैं कि उपयोगी बनाने के लिए अवक्षेप को दिखाने के लिए हम तीर चिन्ह का प्रयोग ऐसे नीचे की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए अवक्षेप के लिए तीर चिन्ह का प्रयोग नीचे की तरफ दिखाते हैं, जिससे है बाबू AgNO3, जिसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। और इस सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवा रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है AgCl, जो कि सिल्वर क्लोराइड है, और इसका सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 प्राप्त होता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, AgCl आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, और ये आपको अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ है, नीचे है, और नीचे का तिरचिन्ह ये बता रहा है कि ये अवक्षेप है, विलयन से अलग हो गया। अवक्षेप क्या होता है इसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ दो चीजें और होती है दोस्तों कि रासायनिक समीकरण जो होता है वह हमें यह नहीं बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ पूर्ण होगी कि या नॉर्मली पूर्ण होगी। कोई अभिक्रिया विस्फोट के साथ भी पूर्ण होती है। तो अगर रासायनिक समीकरण को देखें हम, तो रासायनिक समीकरण विस्फोट होने की जानकारी नहीं देता। और इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है कि यह अभिक्रिया के वेग को नहीं बताती है। दोस्तों ये कभी नहीं बताएगी कोई रासायनिक अभिक्रिया कि वह कितनी स्पीड से हो रही है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो रही है, ऐसा नहीं बताएगा, क्योंकि हम उसे काउंट ही नहीं कर सकते हैं कि कितनी रफ्तार से वो अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। हालांकि क्लास 10th के बाद जब आप 12th में जाइएगा तो वहां पर शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब पढ़ना है, तो वहां पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम Ky 0.203 ऐसे करके है फॉर्मूला एक, जिस फॉर्मूले से हम लोग ज्ञात करेंगे, और आयु के बारे में भी जानकारी ज्ञात करेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर इस वीडियो में अगर आपको कहीं पर त्रुटि नजर आती है दोस्तों, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम अपनी वीडियो में सुधार कर सकें और अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपके इस चैनल पे अपलोड करें। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, विनम्र निवेदन है, आप इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें, ताकि वो सभी भाई जो कि पैसों के कारण पीछे रह जाते हैं या फिर उन्हें बेस्ट फैकल्टी नहीं मिल पाती है पढ़ने और समझने के लिए, तो हमारी कोशिश रहेगी सिंपल और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे हम, कि हम उन्हें अच्छी तरह से उसके दिमाग में उतार पाएं। तो हमारी बस यह एक छोटी सी गुजारिश है कि आप उन सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको कहीं पर पढ़ने के बाद में भी समझ में नहीं आता है, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।